प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत के पहल की दुनिया भर में हो रही है सराहना। राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्रदान। RRR बनी सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म। फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की हुई मासिक बैठक। मुख्यमंत्री के सामने रखे गए कुल 13 मामलों में से 10 का मौके पर किया गया निपटारा। और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों को चिरायु योजनाओं में स्वास्थ्य सेवाओं का दिया जाएगा लाभ। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में आर्थिक गलियारे के संबंध में निर्णय भारत की पहल के कारण लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे माल ढुलाई के खर्च में कमी लाने, पर्यावरण संरक्षण और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी के विशाल बंदरगाहों, कंटेनरों को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पतन के निर्माण, द्वीपों के विकास और विभिन्न प्रकार के परिवहन केंद्रों के विस्तार का कार्य इस परियोजनाओं के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में शामिल है। विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए देश में विभिन्न प्रकार की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश के प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बंदरगाह पर मालवाहक जहाजों को लगने वाले समय में काफी हद तक सुधार हुआ है। और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है। लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है। प्रधानमंत्री ने भारतीय नीली समुद्री अर्थव्यवस्था की रूपरेखा के तौर पर अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया। इस भविष्योन्मुखी योजना के अनुरूप प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। RRR को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला और विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। आप सब पुरस्कार विजेताओं के उन सहयोगियों की भी मैं सराहना करती हूं जिनका सहयोग आपकी उपलब्धि में सहायक रहा है।
वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म जगत के शिखर पर अपना स्थान बनाया है। अपने निजी जीवन में भी उन्होंने गरिमा, आत्मविश्वास और मौलिकता से भी युक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पायरेसी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार पिछले सत्र में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम को पारित किया। उन्होंने कहा कि पायरेसी के खिलाफ जंग हम सब लड़ रहे हैं, ऐसे में सरकार आपके साथ है। रीजनल नहीं है, इट्स गो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल वेरी सून। And Prime Minister Narendra Modi is very vocal about the local, whether it is the local products or the local films or the regional content. And we have seen the regional films doing extremely well at the international level. Whether it is from south or any other part of the country, there is nothing north, east, west or south. This is Indian film industry. भारत की फिल्मों ने गूंज किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में पाली गांव में एम्बुलेंस व दवाओं की कमी से संबंधित एक शिकायत पर दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में बेहतर प्रणाली तैयार की जाएगी। बैठक में 13 मामले रखे गए, जिनमें से 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत की 510 दवाएं हैं और उनमें से 65 दवाएं ऐसी हैं जो हर समय अस्पतालों में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में द फ्रेंड सहकारी भवन निर्माण समिति से एक महिला द्वारा लोन के मामले में कार्रवाई न करने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार यशपाल व डीलिंग क्लर्क जसबीर को तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए। लापरवाही हमको देखने को मिली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, तो उसमें एक क्लर्क है यशवीर और एक डीआरसीएस है, उन दोनों का भी फॉर द टाइमिंग सस्पेंड किया है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही ढीला नजर में आया। उन्होंने एफआईआर, हालांकि 2 सितंबर को मैंने कहा था एफआईआर कराओ, अब 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को उसकी एफआईआर हुई है 10वें महीने में, 1.25 महीने के बाद, और बहाने इधर से उधर लगा रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा इसका पूरा प्रोसेस भी बताया कि कहाँ ये चीजें गड़बड़ हुई हैं, मैसेज आगे क्यों नहीं पास होते। तब तक इन 2 लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी सारी जानकारी वो देंगे, बाद में उसका निर्णय करेंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद जिला के लोगों को एक बड़ा तोहफा भी दिया। उन्होंने सराय ख्वाजा के राजकीय स्कूल की जर्जर हालत व बच्चों की संख्या 6000 से अधिक को देखते हुए स्कूल का नया भवन दोबारा तैयार करने व साथ लगती 1.66 एकड़ जमीन स्कूल को देने की घोषणा की। नगर निगम में शामिल गांव में हाउस टैक्स के नोटिस भेजने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गांवों को शामिल होने के 5 साल तक हाउस टैक्स में छूट दी गई है। बैठक के दौरान ओम इनक्लेव में एक जर्जर मकान की छत पर बगैर अनुमति के मोबाइल टावर लगाने व तीसरे टावर की तैयारी करने के मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बल्लभगढ़ में सेक्टरों के जल निकासी की समस्या पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने 3 महीने में NHAI द्वारा नई सीवर लाइन डालने और तब तक अस्थायी तौर पर पंप लगाकर पानी आगरा कैनाल में डालने के निर्देश दिए। नई सीवरेज लाइन जो 3 माह के लिए पिछली बार हमने कहा था इसको पूरा करें, और उसके अंदर सारी योजना आगे की बन गई है। कब उसका यानी मैन पावर जो है वो खड़े होंगे, कब उसकी सीवरेज लाइन बनेगी, और वो सारे 3 महीने के टाइम पर हमारे FMDA के जो देख रहे हैं यहाँ काम डीसी जी, उनकी देखरेख में नेशनल हाईवे ने भी और पावर डिपार्टमेंट ने भी और यहाँ का जो कॉर्पोरेशन भी, उन्होंने सबने मिलकर योजना उसकी बनाई है। और HFC ने वहाँ के जो पानी, खुला पानी है, उसको टेम्परेरी उसका पैसेज 2 दिन के अंदर उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे, ताकि आगरा कैनाल में उस पानी को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती 3 महीने तक, तब तक उसको तोड़ डालें। मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले शहर के एतमादपुर निवासी रंजीत कुमार राय को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यकाल में उचाना विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उचाना विधानसभा क्षेत्र की राजौन डिस्ट्रीब्यूटरी तथा सुदकैन डिस्ट्रीब्यूटरी का रिहैबिलिटेशन किया जाए ताकि सिंचाई का पानी टेल तक पहुंच सके और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने जानकारी दी कि राजौन डिस्ट्रीब्यूटरी की रिहैबिलिटेशन के लिए 27 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए हैं और सुदकैन डिस्ट्रीब्यूटरी की रिहैबिलिटेशन के लिए अगले 1 महीने के अंदर अंदर टेंडर जारी कर दिए जाएंगे, जिस पर 43 करोड़ रुपए खर्च होगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि उक्त रिहैबिलिटेशन का कार्य पूरा होने के बाद उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव गुरुकुल खेड़ा, करसिंधु, अलीपुर, गोधाड़िया, छात्र, खेड़ी, मसानिया, कुचराना, खुर्द, कुचराना कलां, लोधर, मंडी कलां समेत कई गांवों के किसानों को सिंचाई के पानी को टेल तक पहुंचाने से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों को चिरायु योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय लगे कर्मचारियों को मेडिकल सेवाओं का लाभ देने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि अब शहरी स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी ईएसआई स्कीम में कवर नहीं होते और 21,000 रुपए से अधिक सैलरी ले रहे हैं, उन्हें मेडिकल सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। नगर परिषद, नगर पालिका एवं नगर निगमों में लगे कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके इलाज का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी सफाई कर्मचारी, सिवरमैन, फायर ड्राइवर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे मुख्यमंत्री कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही एडहॉक, डेली वेज व कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य सचिव ने कहा कि जो कर्मचारी कौशल रोजगार दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ देने पर विचार किया गया। ऐसे कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को चंडीगढ़ में 5G के लिए राज्य की तैयारी और विभागीय योजना को सुव्यवस्थित करने को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने BISCGN के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे और अन्य विभागीय बुनियादी ढांचे की मैपिंग के लिए 3 नए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए हैं। ये पहल राज्य में 5G की तैयारी को बढ़ावा देने और विभागीय योजना को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने 12 इनलाइन विभागों को 5G लेयर को PM गति क्षति पोर्टल पर समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए। ये 5G डेटा तकनीक की कुशल तैनाती सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्योग और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में विभागों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। भारत सरकार ने हाल ही में उद्योग और वाणिज्य विभागों को 5G रोल आउट से संबंधित 6 प्रमुख बिंदुओं पर व्यापक डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसलिए प्रशासनिक सचिव 4 से 5 दिनों में ही डेटा प्रस्तुत करें। इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त सचिव आगामी 20 अक्टूबर को राज्य का दौरा करने वाले हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज 2 करोड़ रुपए की लागत से फुट एस्केलेटर ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। ये एस्केलेटर लगभग 6 महीने तक बनकर तैयार होगा। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि अंबाला साहा रोड के साथ सिविल अस्पताल परिसर में फुट एस्केलेटर ओवरब्रिज हरियाणा की सड़क पर लगने वाला पहला एस्केलेटर होगा। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में रोजाना 3000 से अधिक की OPD है और अंबाला साहा रोड पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए यहां फुट एस्केलेटर ओवरब्रिज मंजूर करवाया, जिसका आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया गया। 79 करोड़ 78 लाख रुपए से 253 सड़कें बनाई जाएंगी। आज तक अंबाला के इतिहास में हम तो एक एक सड़क बनवाने के लिए तरसते रहे। ये हमने सब मंजूर करा रखी है बहुत पहले, लेकिन कुछ मुर्गे होते हैं जब दिन चढ़ता है तो आगे बांग देना शुरू कर देते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये दिन मेरे बांग देने से चल रहा है। ये अस्पताल मैंने बना के दिया, कोई आता नहीं था, पट्टी नहीं मिलती थी। अब जिस अस्पताल में पट्टी नहीं मिलती थी वहां पर आज प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। प्लास्टिक सर्जरी हो रही है।
जहां पे पट्टी नहीं मिलती थी। कैंसर अस्पताल मैंने बना के दिया, बैंक स्केयर और अंबाला मॉल मैं बना के दे रहा हूँ। हिंदुस्तान की टॉप ये माल बनेगी यहाँ पर, बैंक स्केयर और माल। इसका थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया। 2-4 दिन में काम दोबारा शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया गया है। नगर परिषद व पीडब्ल्यूडी द्वारा 110 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से कुल 277 सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसका कार्य शुरू हो गया है। अंबाला शहर ITI में जिला स्तर का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता कम रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मेले का लाभ उठाने के लिए दूर दूर से युवा यहां आए हुए हैं। युवाओं ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना की और कहा कि सरकार युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। सांगवान गवर्नमेंट ITI अंबाला के प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिला अंबाला के सभी संस्थानों की ओर से एक अप्रेंटिस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा और पंजाब की 27 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मेले में लगभग 290 युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि सरकार की एक बेहतर पहल है। अंबाला लोकल से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से और आसपास के एरिया से 27 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इसमें स्वराज, टाटा मोटर और इस तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आई हैं। लगभग 290 बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमें पूरी उम्मीद है कि शाम तक ये 350-400 के आसपास ट्रेन जाएगी। अभी तक हमारा लगभग इतना ही रहता है और हमें पूरी उम्मीद है कि लगभग 150 से 125 मतलब 150 से 200 बच्चों के बीच में जो बच्चे हैं वो आज के जो अप्रेंटिसशिप मेले में कामयाब होंगे, उनको अप्रेंटिसशिप प्राप्त हो। सरकार ने जो लाभान्वित जो स्कीमें शुरू की हैं इनके लिए, उनका भी पता चले। पहले जो अप्रेंटिसशिप होती थी वो बड़े नॉमिनल पैसों में होती थी। अब अप्रेंटिसशिप में जो है वो 8,050 रुपये और 7700 रुपये स्टाइफंड मिलता है, जो बड़ा अच्छा स्टाइफंड है। इंटरव्यू देने आए युवाओं ने कहा कि सरकार की एक बेहतर पहल है। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देने के लिए अब उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। वे कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रहा एंड जो मतलब उन्होंने मेरे से पूछा वो सब कुछ मैंने रिप्लाई करा। देन अच्छा जो भारत सरकार ने जो मतलब आयोजित किया गया हरियाणा सरकार खट्टर जी ने बहुत अच्छा करा आयोजित किया गया कि भी एक ही छत पे सारी कंपनीज आई है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। गवर्नमेंट ITI पे वैसे अपनी ITI पास आउट की है और आज मैं अंबाला ITI में अपना इंटरव्यू देने आया हूँ अप्रेंटिस के लिए। सरकार ने एक अच्छा काम किया। पहले हमें अप्रेंटिस के लिए जगह जगह जाना पड़ता था कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए, और अब कंपनियां खुद हमारा इंटरव्यू लेने के लिए ITI में आ रही हैं। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई हैं और यहाँ पर सरकार का बहुत अच्छी योजना चली हुई है। पहले हमें इंटरव्यू देने के लिए बहुत जगह घूमना पड़ता था, अब हमें घूमने की ज़रूरत नहीं रही। एक ही स्थान पर इतनी सारी कंपनियां अवेलेबल हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रदेश के छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए इंटरनेशनल बैकलॉरेट बोर्ड स्विट्जरलैंड से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक MOU साइन कर रहा है, जिसके बाद इंटरनेशनल बैकलॉरेट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यापकों को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देगा तथा IB बोर्ड के पाठ्यक्रम को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करेगा, जिससे हरियाणा के छात्र छात्राओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। यह शिक्षा नई शिक्षा नीति 2021 को समाहित करते हुए होगी। बोर्ड के चेयरमैन VP यादव ने बताया कि इंटरनेशनल बैकलॉरेट बोर्ड के साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में MOU को राज्य सरकार की मंजूरी से अंतिम रूप दिया है। इस MOU के साइन होने से प्रदेश के छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल पाएगी। चल रहा है तो उस तरह से ही हम अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर सके, क्योंकि IB ऑलरेडी उस लेवल को अचीव कर चुका है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है उसके कोर्सेज की। तो अगर हम इनसे अगर हमारा टाइप जब होता है, हमारा पोटेंशियल उन्होंने देख लिया, जांच लिया है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर एकेडमिक्स अपना ले पाएंगे। MOU जब होगा उसके तहत कोर्सेज कौन कौन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह के स्कूल्स होंगे, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, हर चीज़ का जो है आंकलन किया जाएगा, इवैल्यूएशन होगा।
उसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही अपने कोर्सेज अलोकेट किए जाएंगे। यहाँ से बच्चे जो करेंगे, जैसे 11th में इनका डिप्लोमा होता है और 12th में वही एडवांस डिप्लोमा आ जाता है कैरियर प्रोग्राम्स के अंदर, तो बच्चे जब उसको करके जाएंगे तो ये मान के चलिए उस बच्चे का जो विजन है आगे, तो उसको कोर्सेज में वहाँ पर बहुत कोई ब्रिज कोर्स उसको नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर एमी पार्कर डिक्सनव साउथ एशिया इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ प्रबंधक महेश बालकृष्ण ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, कौशल एवं विकास शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि उनके बोर्ड के कोर्स दुनिया के 160 देशों के 5000 के लगभग स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। देश की सेवा में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों के सम्मान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के सेक्टर 62, 63, 64 और 65 की डिवाइडिंग रोड का नाम शहीद छत्रपति मार्ग कर दिया है। अब ये डिवाइडिंग रोड साल 1962 की लड़ाई में शहीद हुए शहीद लेफ्टिनेंट छत्रपति के नाम से जानी जाएगी। शहीद लेफ्टिनेंट छत्रपति के पिता कर्नल स्वर्गीय गिरधारी सिंह ने भी साल 1948 का युद्ध लड़ा था। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का डिफेंस के रिटायर्ड अधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीद छत्रपति की वीरता को नमन करते हुए कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्हें शहीदों का सम्मान करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा सैनिक परिवारों के साथ है। आज छत्रपति सिंह का मार्ग जो 1962 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे, आज रोड का नाम रखा है और हमारे इलाके की जो शहादत गई थी, आज गर्व है इस बात का कि सारे मेरे देश के जो जाबाज हैं वो आज सब विराजमान हैं और बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और उनके नाम से ये मार्ग रखा है कि आने वाली पीढ़ी इसको याद रखेगी, उनकी शहादत को याद रखेगी कि अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। बाकी काम कभी खत्म नहीं होते और बल्लौर के कोने कोने तक विकास की गति पहुंचाते हैं और हर गली तक विकास पहुंचाना समय लगेगा, हो सकता है किसी में देरी है, कोई पहले होगा, पर हम चाहते हैं कि आने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। इस अवसर पर पूर्व सैनिक कैप्टन जयचंद ने कैबिनेट मंत्री द्वारा शहीद छत्रपति के नाम से सड़क का नाम रखने पर खुशी जाहिर करते हुए कैबिनेट मंत्री का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि जब शहीदों को सम्मान मिलता है तो देशभक्ति की भावना सभी में जागृत होती है। मार्ग का उद्घाटन हुआ था जो कि 1962 की चाइना इंडिया वार में शहीद हो गए थे। शहीद वीर नारियों का सम्मान भी हुआ और यहाँ पर जितने भी भूतपूर्व सैनिक थे उनको भी मंत्री जी ने सम्मान किया उनका भी। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी मातृभूमि के लिए शहीद हुए हैं उनके नाम अमर रहें, उनके नाम पर स्कूल, रोड और इस प्रकार की कार्रवाई हो जिससे कि आने वाली जनरेशन को भी उदाहरण लगे कि हमारे मातृभूमि के लिए देशभक्ति जागृत हो सभी में। किसानों को आधुनिक खेती की ओर ले जाने के लिए देश के कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत रंग ला रही है। जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी को देखते हुए श्री वैज्ञानिकों द्वारा तैयार नई किस्मों को अपनाने के लिए किसान तेजी से आगे आ रहे हैं। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित नई किस्मों को वितरित करने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय सीड पोर्टल पर अब तक देश भर के लगभग 28,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। संस्थान की निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि अब किसान गेहूं की पुरानी किस्मों को छोड़कर नई किस्मों को अपना रहे हैं। इससे उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। गेहूं की ये नई किस्में जलवायु परिवर्तन रोधी और बीमारी रोधी है तथा इनसे उत्पादन भी अधिक मिलता है। प्रभाव वाला होने वाला है, ऐसा आकलन लोगों ने लगाया है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि जो जलवायु अनुकूल प्रजातियां, नई प्रजातियां हमारी हैं, उनकी ही खेतीबाड़ी करें और जो पुरानी प्रजातियां हैं जिनकी उपज भी कम है, जिनमें बीमारी हैं, किसानों से निवेदन है, प्रार्थना है कि उनको छोड़ दें, नई प्रजातियों को अपनाएं। उसमें रिस्क भी कम है, पैदावार ज़्यादा है, कुल लाभ ज़्यादा है, लागत भी अगर हम माने तो उसके पुरानी प्रजातियों के मुकाबले कम है और गुणवत्ता के मामले में जो हमारी नई प्रजातियां हैं ये पुरानी प्रजातियों से कहीं बेहतर है। कुछ प्रजातियां हमारी ऐसी हैं जिसमें DBW 303 है, 187 है, 327 है।
जो करीब करीब 20 मिलियन हेक्टेयर एरिया के लिए अब रिकमेंड की जा चुकी हैं। बीज लेने आए किसानों ने कहा कि उन्होंने बीज पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके बाद आज वह यहां पर बीज लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये नई किस्में अधिक उत्पादन देने वाली हैं और इनमें बीमारी का प्रकोप भी नहीं होता। उत्तराखंड तो आए हैं ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ 5-5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲਈ ਹੈ, 71, 72 ਤੇ 70। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 303 ਦਾ ਤੇ 187 ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਈਲਡ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਮ ਆ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਬਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਣ ਕੰਡੂਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ 303 ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 327 ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 370 ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 370 ਹੀ ਮਿਲਿਆ, 71 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बहुत बढ़िया वैरायटी है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप में आज जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी मामराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। सांस्कृतिक महोत्सव में 340 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी मामराज ने बताया कि शिक्षा विभाग हरियाणा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 9 से 12 की टीमें भाग ले रही हैं। इस कार्यक्रम में 48 टीमें भाग लेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में 4 इवेंट को शामिल किया गया है, जिसमें समूह नृत्य, एकल नृत्य, रागनी एवं लघु नाटिका शामिल हैं। जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली टीमों को राज्य स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसमें पूरे जिले से 48 टीम आई हुई है। इससे बच्चों की प्रतिभा निखरती है और जो बच्चे हैं फर्स्ट पोजीशन लेंगे वो हमारे स्टेट लेवल में शामिल होंगे और हमारे इसका जिले का नाम रोशन करेंगे। पहले सभी प्रतियोगिता ब्लॉक लेवल पर हुई थी, वहाँ से सभी टीमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आके वो पार्टिसिपेट कर। जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव में भाग ले रही प्रतिभागियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा निकलकर सामने आ रही है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल शहर की छात्रा हूँ। आज हम यहाँ पर हरियाणवी नृत्य प्रतियोगिता के लिए आए हुए हैं और इस तरह के आयोजन होने भी चाहिए ताकि हमें आगे बढ़ने का एक मौका मिले। हम यहाँ पे हरियाणवी कल्चर का डांस सिखाने के लिए आए हैं और ये पलवल में है। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए ताकि जो हमारे अंदर प्रतिभा है वो बाहर निकल कर आए। विद्यार्थियों में हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन सोनीपत में एक निजी विद्यालय में करवाया गया। इस प्रतियोगिता में हिंदी एवं संस्कृत भाषा में राष्ट्रीय समूह गान करवाए गए, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से 120 बच्चों और 35 वाद्य यंत्र संचालकों की टीमों ने भाग लिया। संयोजक मनोज सबड़ा ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य आज के विद्यार्थी जीवन में हिंदी व संस्कृत भाषा के प्रति रुचि पैदा करना है। सदियों से पुरानी संस्कृत भाषा व कई संस्कृतियों और बोलियों को अपनाते हुए हिंदी भाषा आज भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत विकास परिषद सोनीपत शाखा और माधव शाखा के संयुक्त तत्वाधान में लिटिल एंजल स्कूल में हमने राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता हिंदी और संस्कृत का आयोजन किया, जिसमें सोनीपत के विभिन्न स्कूलों से 11 टीमों ने भाग लिया। सभी की प्रस्तुति एक से बढ़कर एक थी। निर्णायकों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और उनको निर्णय लेने में बहुत समय लगा, क्योंकि सभी टीमों में 1-1, 2-2 नंबर का ही अंतर आ रहा था। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हम प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्कूलों में कराते रहते हैं, जिससे बच्चों में अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जो है अच्छी भावना उत्पन्न हो। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने बताया कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि समूह गान के साथ छात्रों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। राष्ट्रीय समूह गान में प्रतियोगिता में भाग लिया है क्योंकि इसमें हिंदी भाषा का भी उपयोग है और हिंदी भाषा जैसे कि हमारी मातृभाषा है, आप सभी जानते हैं, और हिंदी बोलने में बहुत आसान रहती है सबके लिए, प्रचार प्रसार के लिए बहुत
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।